हेलो एंड वेलकम टू अवर व्यू स्टडी आईएएस। तो दोस्तों, सिविल सर्विस एग्जाम के प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट एंड कठिन टॉपिक करंट अफेयर का होता है और स्टूडेंट करंट अफेयर की सही और सटीक तैयारी के लिए हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर के इम्पोर्टेंस और डिफिकल्टी को समझते हुए आपके टेंशन को दूर करने के लिए हम करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और ये आपके लिए बिल्कुल भी फ्री में प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा और पे करने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कम से कम अपने 3 दोस्तों को शेयर करना होगा। दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM के 3 लेवल हैं। अगर आप तीनों लेवल को हॉनेस्टी से फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये 100% गारंटी है कि सभी एग्जाम में क्वेश्चन इसी करंट अफेयर से आएंगे जो हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा जो 3 लेवल है उसको हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या 3 लेवल होगा। तो पहला लेवल हम लोग का होगा करंट अफेयर डेली विथ MCQ। तो इसमें आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा जिसमें 5 सब्जेक्ट वाइज टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इंक्लूड किया जाएगा। ये डेली आपको मंडे से फ्राइडे 6 PM पर मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट लेवल है। सेकेंड लेवल इज करंट अफेयर विथ क्विज। करंट अफेयर जो वीकली करंट अफेयर रहेगा जिसमें आपको क्विज के माध्यम से पूरा करंट अफेयर, पूरा वीक का इसमें डिस्कशन, डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। ये भी एवरी संडे को 6 PM पर मिलेगा। और इसमें हम लोग का सिलेबस जो इंक्लूड है करंट अफेयर का उसको भी देख लीजिए। तो इसमें है नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्सन न्यूज, समिट एंड कॉन्फ्रेंस और मिसलेनियस। तो इस सभी को हम लोग इंक्लूड करेंगे ताकि करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत ना हो और हमको 100% क्वेश्चन का उत्तर मिले हमारे करंट, और हम अपनी सीट एक पक्की करा पाएँ। और इस सब को रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जानते हैं कि जब भी हम रिवीजन पढ़ाई करते हैं 25% 24 घंटा के अंदर भूल जाते हैं और हफ्ता भर में हम केवल 25% ही हमको याद रहता है। इसलिए हम कहेंगे कि इसका रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन के पर्पज से हम 3 वीकली करंट अफेयर लेके आएंगे जो क्विक रिवीजन होगा और एवरी सैटरडे को 6 PM पर मिलेगा। ये तीनों लेवल है प्रीमी के लिए रामबाण है। आप कोई भी प्रीमी एग्जाम दे रहा हूँ सबके लिए रामबाण है। आप UPSC दे रहे हो, PCS दे रहा हूँ, BPSC दे रहा हूँ, RO का दे रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए रामबाण है। तो दोस्तों, हमें कहेंगे तीनों लेवल को आप ईमानदारी से फॉलो कीजिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए, जिसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। आपका टेंशन फ्री होकर आप पढ़ाई कीजिए, बस सारा टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास। आपका स्वागत है करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास में। आज हम लोग पॉलिटी सब्जेक्ट से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें पहला स्टार्टमेंट क्या है? उदय उमेश ललित, शरद अरविंद बोबड़े, दीपक मिश्रा, संजीव खन्ना। कंसिडर व्हाट इज करेक्ट chronological sequence earlier to later ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन ऑर्डर ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इनका पूछा गया है कि कौन सबसे पहले आया है, उसके बाद लास्ट में कौन है। यानी सबसे ओल्ड वाले को पहले लेना है और लेटेस्ट वाले को बाद में लेना है। ठीक, एक क्रम है। तो इसमें से बताना है कौन सही है। तो हम लोग अभी करंट अफेयर के न्यूज में था कि संजीव खन्ना जो हैं चीफ जस्टिस बनने वाले हैं DY चंद्रचूड़ के बाद। DY चंद्रचूड़ के बाद ये चीफ जस्टिस बनेंगे तो चौथा नंबर 3 का हो गया, तो ये लास्ट में रहेंगे। तो लास्ट आपका ये और ये आप छाट लिए। ठीक, इतना अब नहीं याद है तब भी कर सकते हैं तो करिए, ठीक है ना। उसके बाद आपका दीपक मिश्रा, UA ललित जो है DY चंद्रचूड़ से पहले थे। ठीक, तो पहला किस पर है? तो पहला इसमें है, ठीक ना। तो आप कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है, तो आपका ए इज करेक्ट। क्या? ए इज करेक्ट ऑप्शन। आपका 2-3 याद है तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो फिर आपका दिक्कत हो जाता है। इसलिए न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए आपको। उसका क्वेश्चन MCQ जो भी आप कहीं से आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा रफली याद रहेगा, और नहीं तो एग्जाम का टाइम दिक्कत होने लगती है। आपको किसका याद करेंगे, कितना फैक्ट याद करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर एक चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट की बात है। तो चीफ जस्टिस किस में होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 5 में चैप्टर 4 किसके लिए? चैप्टर 4 जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए है। ठीक, जिसमें आपका आर्टिकल 124 से लेके 147 तक है। ये इतना आर्टिकल के बीच में है।
ठीक है ना। तो आपको इतना ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो अब बात आई कि कैसे हमको ये याद रहेंगे इनके क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़िए, लुसेंट पढ़िए, आपको याद रहेंगे, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा सा क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। ये देखिए एक क्रोनोलॉजी है जो देखिए इस प्रेजेंट टाइम में डी.वाई. चंद्रचूड़ है, जिसको धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ कहा जाता है। इसके पहले उमेश ललित थे, ठीक, उदय उमेश ललित, यू ललित भी बोला जाता है। फिर वेंकट रमन थे, उसके पहले आपको शरद अरविंद अरविंद बोबड़े मिल जाएंगे और राजन गोगोई मिल जाएंगे। ये 2019 है। तो ठीक है, आपको यहाँ से भी याद होना चाहिए कि 2019 जो है इसी टाइम क्या था, अयोध्या का टेम्पल का, अयोध्या राम मंदिर का टेम्पल जो है उसका जजमेंट आया था। तो उस समय राजन गोगोई चीफ जस्टिस है, तो आप उसको भी याद कर सकते हैं कि कब आया था, तो 2019 में, ठीक है ना। तो आपको वहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक, उस जजमेंट से कोरिलेट कर। शरद अरविंद बोबड़े, इनको याद आप इसलिए कर सकते हैं कि प्रशांत भूषण, ये हवेल्सर डेविंसन हावेल्सन की एक बाइक आती है, उसको ये राइड कर रहे थे कोरोना के टाइम। अब सोचिए, कोरोना से पहले ये हैं, कोरोना के बाद कोरोना के टाइम ये थे, ठीक है ना, शरद अरविंद बोबड़े। तो उस समय प्रशांत भूषण ने कमेंट किया था, तो इन्होंने ₹1 का चार्ज लगाया था। वो किससे आप याद कर सकते हैं, बहुत सारा केस है और भी, लेकिन ये सब इंटरटेनमेंट वाले केस हैं। फिर उसके बाद वेंकट रमन आए थे, विवेक ललित इस समय आपके ये हैं। इसके बाद आपके आएंगे फिर इसके बाद आप इनके पहले भी देखना चाहेंगे, दीपक मिश्रा हैं, फिर जगदीश सिंह खेहर हैं, तीरथ सिंकर ठाकुर हैं, ठीक है ना। तो लोढ़ा कमेटी, अब यहाँ पर लोढ़ा कमेटी भी आई थी, आपको मालूम होना चाहिए, जो बैटिंग को, क्रिकेट में बैटिंग को क्या करती, लीगलाइज कर दी थी, इसके बाद आई थी लोढ़ा कमेटी। अब इसके बाद आप फर्स्ट देखेंगे तो ये सब लिस्ट है। अब देखिए डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ उनके फादर हैं, सीजीआई के प्रेजेंट टाइम में, ये भी सीजीआई रह चुके हैं। फर्स्ट सीजीआई जो है एच, पूछा भी जाएगा तो क्या फर्स्ट या प्रेजेंट का, तो ये कौन है, एच.जे. कानिया। तो एच.जे. कानिया को आप देख सकते हैं पहला, ठीक ना। तो ये आपका लिस्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, या कुछ भी कैसे भी आपको याद होना चाहिए, परीक्षा में पूछ देगा तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है, ठीक है ना। आप तो बहुत कुछ देख लिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन देख लेने से और भी क्लियरिटी हो जाएगी। तो यहाँ बोल रहा है कि सेंटर अपॉइंट जस्टिस संजीव खन्ना एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मली अपॉइंटमेंट रिकमेंडेड बाय द सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ए भी कहेगा। तो इसमें क्या होता है, जब भी देखिए सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई या जज का अपॉइंटमेंट जो होता है कोलिजियन सिस्टम से होता है। कोलिजियन सिस्टम में क्या होता है कि सीजीआई जो है अगले नेक्स्ट सीजीआई का नाम रिकमेंड करता है किसको, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को या गवर्नमेंट को, ठीक है ना, गवर्नमेंट को करता है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको रजामंदी देता है और अपॉइंटमेंट हो जाता है, ठीक है ना। बाकी कोलिजियन सिस्टम में यही चलता है, जो मोस्ट सीनियर जज होगा वही बनेगा, ठीक। तो ये कब बनेंगे, तो जस्टिस खन्ना सीनियर मोस्ट जज हैं अपेक्स कोर्ट का, विल सक्सेस सीजीआई चंद्रचूड़ डे आफ्टर द रिटायरमेंट, 10 नवंबर के बाद ही उसको कर लेंगे। अब यहाँ पर दीपक मिश्रा जो सीजीआई रहे हैं 2017 से लेकर 2018 तक, अरविंद बोबड़े जो रहे हैं 2019 से 2020 तक, ठीक है ना। तो ये कोरोना का टाइम पीरियड था। ललित जी रहे हैं आपका 22 से नवंबर तक। आप इसके बीच में आपका मिल जाएंगे चंद्रचूड़, आप उसके बाद खन्ना आ जाएंगे जो चंद्रचूड़ का 10 नवंबर से रहेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, आइए न्यूज में रहने के कारण पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग बॉडी। तो यहाँ पर कुछ बॉडी दी गई है, उसको कंसिडर करना है। तो यहाँ पर बॉडी, ठीक ना, क्या, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का एक सही है, नीति आयोग। हाउ मैनी बॉडी गिवन एबव स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जो पार्लियामेंट के एक्ट 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 से पास होती है, कोई एक्ट से पास होती है, ठीक है ना, या आर्डर से पास होती है। आर्डर से पास हो जाए तो नहीं, एक्ट से पास होती है, ठीक है ना। आर्डर से पास होने वाली बॉडी को नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये भी एक्ट से पारित हुई है। किससे, एक्ट से पारित हुई है। कौन सा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है 2010, ठीक है ना। तो उससे ये पारित हुई है, तो इसलिए ये अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसको बोलते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका एक्सप्लेनेशन मेंशन मिलता है, कोई आर्टिकल उससे रिलेटेड हो। तो ये आपका मिल जाएगा क्या, इसको साफ कर लेते हैं। तो ये आपका एक्ट से पास हुआ है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, ठीक है ना। आप कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक। और इनका कैग का जो है आर्टिकल 148 से लेके 151 तक है, ठीक। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब नीति आयोग ना तो स्टैट्यूटरी बॉडी है ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ये क्या ऑर्डर से पास हुआ है, ठीक है ना, पॉलिसी बनाने के लिए, ठीक। तो ये कोई एक्ट से पास नहीं हुआ है। और रही
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है पुलिस एक्ट के, जो दिल्ली पुलिस एक्ट है उसके अंदर काम करती है, ठीक है ना। तो ये आपका 1 से 5 हुआ है, तो आपका 2 मिले, ठीक है ना। तो 2 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, तो आपका 2 मिले, यानी ये और ये। तो 2 कौन सा, 2 स्टेटमेंट, बी इज करेक्ट स्टेटमेंट। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो आज इसमें भी वही चीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर इंस्टीट्यूशन या अथोराइज हुज पावर ड्यूटी स्ट्रक्चर आर द एक्सप्रेस डिफाइन इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में उसका डिफाइन किया गया। देयर रोल बियॉन्ड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन, एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन से उसका रोल क्या होता है, बियॉन्ड होता है। एज दे आर डिजाइन द सेवरल चेक एंड बैलेंस ऑफ गवर्नमेंट पावर। तो गवर्नमेंट पावर को क्या करती है, वो चेक और बैलेंस करती है। सम ऑफ इंस्टीट्यूट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इलेक्शन कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए सबका है, इलेक्शन कमीशन का आप देखेंगे इसका भी आर्टिकल है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल, फाइनेंस कमीशन, कंट्रोलर जनरल, इस सबका क्या, नेशनल कमीशन फॉर एसटी एंड माइनॉरिटी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सब क्या कॉन्स्टिट्यूशन, इनका कोई ना कोई आर्टिकल है, ठीक है ना। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जिसको, उसका रोल होता है कि डेमोक्रेसी को इंटरेस्ट करना, मजबूत करना, ठीक है ना। ऐसे बॉडी को क्या होता है, स्टलाइज करती है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा या लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इसको पावर दिया जाता है, और ये वहाँ से बनती है और अपना काम करती है। और ये क्या, एक कॉन्स्टिट्यूशन से इनको कोई इसको पावर नहीं मिलता है, ठीक है ना। लेकिन सब डेमोक्रेसी ही कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन का एम क्या है, डेमोक्रेसी स्टेबलाइज करना, तो ये सब उसका हेल्प करती हैं, ठीक। अब इसमें से आप स्टैट्यूटरी बॉडी में देखते हैं तो क्या, सिक्योरिटी एक्सचेंज से भी है, नेशनल ग्रीड ट्रिब्यूनल है, आपका इराडाई है, सेंट्रल विजिलेंस सीबीसी है, यूजीसी है, एनसीडब्ल्यू है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, टेलीकॉम ट्राई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सब क्या एक्ट से पारित हुए हैं। अब इसके बाद नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी आती है जिसमें नीति आयोग को रिप्लेस कर दिया गया, और कौन बनाया गया, नीति आयोग बनाया गया। किसको रिप्लेस करता है, तो प्लानिंग कमीशन को। कब बनाया गया, तो याद कर लीजिए 1 जनवरी 2015। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो बीच करेक्ट ऑप्शन 2 ही सही था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर स्टेटमेंट कंसिडर करना है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, द रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट है द राइट क्वेश्चन ऑफ द पर्पज ऑफ आधार का पर्पज को राइज किया गया क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन किया है, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन राइज किया आधार कार्ड के पर्पज का। विच हैज बीन डिस्क्राइब एज यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है, यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बाय द यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूडीआई। तो ये यूडीआई क्या होती है, यही इसको आधार कार्ड को जो है रेगुलेट करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन राइज किया था आधार कार्ड का पर्पज का, तो वहाँ पर यूडीआई बोला था कि यूनिवर्सल आइडेंटिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक। सेकेंड स्टेटमेंट बोला द पर्पज, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड आधार कार्ड कैन नॉट बी यूज एज एज प्रूफ। एज प्रूफ का नहीं किया सकता है। अभी हाल ही में जजमेंट आया, उसमें बोला गया कि नहीं किया सकता। ये बात सही है, ठीक। Which one of the following correct statement? Both statement 1 and 2 are correct. Statement 2 is correct explanation of the statement 1. तो यहाँ पर क्या है, जब यूनिवर्सल आइडेंटिटी में क्या होती है कि आपका हर चीज़ पहचान हो, ठीक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बाधा लगा दिया, तो ये क्या हो गया, क्या इसका एक्सप्लेनेशन रहेगा आपको। सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है कि कोई भी आधार कार्ड एज प्रूफ नहीं होगा, कैन नॉट, ठीक ना, कैन नॉट। लेकिन मैं एक को पढ़ दिया कि नॉट, ये कहा गलत हो गया, कैन नॉट, ठीक ना, नॉट में ध्यान नहीं दिया। यही मिस्टेक हो जाती है कहाँ पर, परीक्षा में, ठीक। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, आइडेंटिफाई, तो ये तो बोला गया था। अब यहीं से शुरुआत होती है किसकी, मालूम है, राइट टू प्राइवेसी एक्ट की। राइट टू प्राइवेसी जो आर्टिकल 21 में है, ठीक ना। अब ये पुट्टू स्वामी के जजमेंट का फिर आता है। जस्टिस पुट्टू स्वामी अभी हाल ही में क्या हुए हैं, उनका डेथ हो गया है। तो आप राइट टू प्राइवेसी याद कीजिएगा, ठीक ना। राइट टू प्राइवेसी यहीं से आधार कार्ड को ही लेकर चलती है, ठीक ना। तो उस समय राइट टू प्राइवेसी DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस है, उन्होंने 2017 का जजमेंट है राइट टू प्राइवेसी, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, इसी इज करेक्ट ऑप्शन, मतलब कि क्या है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा इनकरेक्ट है, ठीक ना। तब इसका देख लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट 24 अक्टूबर को बोला था कि आधार कैन नॉट बी यूज एज द प्रूफ ऑफ द एज का प्रूफ के लिए आधार कार्ड का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, पर्पज ऑफ द, ठीक ना। तो सेकेंड स्टेटमेंट, रूलिंग हैज राइज द क्वेश्चन पर्पज ऑफ आधार हैज बीन डिस्क्राइब द यूनिवर्सल आइडेंटिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बाय द यूडीआई, ठीक ना। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है, बेंच कंसिस्ट ऑफ द जस्टिस संजय कारोल एंड उजय भुआन। तो ये 2 जज हैं, इनका सुप्रीम कोर्ट ने बेंच गठित किया था, बनाया था, जिसमें संजय कारोल और उज्ज्वल भुयान जो थे,
टास्क होगी तो इवोल्यूट द कंपनसेशन। यहाँ पर क्या हुआ था कि मोटर व्हीकल में एक्सीडेंट हो गया था। एक आदमी था जिसका नाम है सीकाराम। सीकाराम का क्या हुआ कि व्हीकल से एक्सीडेंट हो जाता है। अब व्हीकल से एक्सीडेंट होने पर वो क्या लिए थे, तो क्लेम लिए थे, यानी इंश्योरेंस कराए थे मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत। तो मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत क्लेम कराए थे, तो वहाँ पर इनका एज फैक्टर फंस गया। क्या फंस गया? एज। ठीक है ना, क्योंकि जब भी इंश्योरेंस की आपको रिटर्न मिलता है तो उसमें क्या दिखाता है कि इंश्योरेंस कंपनियां बहुत सारा क्या बोलते हैं, सेवरल एबिलिटी होती है कैलकुलेट करने के लिए कितना इनको रिटर्न दिया जाए। और मोटर व्हीकल एक्ट कौन सा? 1988 के तहत इसमें कैलकुलेट किया जाता है कि आप कितना साल जी सकते हैं। क्या जी सकते हैं? आप कितना साल लाइव रहेंगे, आपके ऊपर कितना डिपेंडेंस है, कितना आपके ऊपर डिपेंडेंसी है, मतलब कि आपके 3 पीपल आपके ऊपर डिपेंड हैं कि 4 पीपल डिपेंड हैं, उसके अनुसार उसको कैलकुलेट किया जाता है। आप कितना साल जिएंगे तो कितना अर्न करेंगे, आपका इनकम देखा जाता है कि आप कितना इनकम अर्न कर रहे थे। और मान लीजिए कि आप 20 साल, आप 40 साल के हैं, आपको क्या बोल रहा हूँ, लिख क्या रहा हूँ, मान लीजिए कि आप 40 साल के हैं, डेथ हो गया 40 साल का, आपको 60 साल माना कि जी सकते हैं 40-60, और तो ये 20 साल का गैप हुआ, तो 20 साल में आप कितना इनकम बढ़ा सकते हैं, उस सब कैलकुलेट करके आपको कंपनसेट किया जाता है आपकी फैमिली को। तो उसी के लिए यहाँ पर कोर्ट में लोग गए थे, उनके फैमिली। तो यहाँ पर एज फैक्टर ही फंस गया। ठीक ना, तो यहाँ पर मोटर व्हीकल जो थी, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कैलकुलेट कर रही थी एज, जो आधार कार्ड पर है। ठीक ना, आधार कार्ड का एज जो कैलकुलेट कर रही थी, तो उसमें उसको मिल रहा था 47 ईयर का। लेकिन जब लिविंग सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं, आधार कार्ड एज नहीं डिफाइन करेगा, तब क्या हुआ, लिविंग सर्टिफिकेट पर किया गया। तो लिविंग सर्टिफिकेट पर जब किया गया तो इनका एज हो गया 45 ईयर। ठीक, 2 साल डिक्रीज हो गया। तो वही है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, सुप्रीम, देखिए यहाँ पर पंजाब और हरियाणा, हाँ पंजाब और हरियाणा जो है, पंजाब और हरियाणा कोर्ट जो है, ये कितना 9,22,336 कंपनसेट करने की बात किया था, और 13 का मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि एज कितनी थी, तो 47 ईयर माना गया कि ये डेथ समय 47 ईयर के थे। ठीक, अब उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट जो लोग गए तो सुप्रीम कोर्ट एज कैलकुलेट किया तो कितना आया 45। अब यहाँ पर क्या होगा, 14 ईयर का मल्टीप्लायर होगा। ठीक है ना, 14 का मल्टीप्लायर होगा, और 14 का मल्टीप्लायर होने के बाद 9,35,400 रुपया पे करना पड़ेगा। तो ये अंतर आया। ठीक है ना, अब यहाँ पर 2015 का ये केस है। ठीक, तो ये 2015 से लेके अब तक आया। ठीक ना, तो यही इसी आपको ध्यान देना चाहिए। करंट न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको मैटर भी रहेगा याद और फैक्ट भी याद हो जाएगा। तो ये रहा मैटर और ये फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इवैल्यूएशन ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्या खतरनाक है राइट टू इन्फॉर्मेशन। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। राइट टू इन्फॉर्मेशन है लेकिन अधिकारी काम ही नहीं करते। द फर्स्ट ड्राफ्ट provision of RTI were prepared in 1993 by the Consumer Education and Research Council. Sir, the final draft of the RTI Act was proposed, approved and passed with 150 amendment, replacing the Freedom of Information Act with more comprehensive law in 2005। तो फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट है। ठीक ना, और रही बात फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो उसको भी हम देखेंगे, उसको भी हम देखते हैं तो पाते हैं कि क्या है कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज भी करेक्ट है। ठीक ना, तो 93 में हुआ था, 2005 में ये लागू हो गया। और इसका फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट अटल बिहारी वाजपेयी के जब प्रधानमंत्री थे तो इसी एक्ट के नाम से था, लेकिन पास नहीं हो पाया। लेकिन मनमोहन सिंह आए तो उसका नाम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट करके 2005 में पारित कर दिया पार्लियामेंट से। और ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि अब स्टेटमेंट दोनों सही है, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। अब इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं, तो एक्सप्लेन में पाएंगे पूरा डिटेल मिल जाएगा हमको अपना। अब ठीक है, इसको नोट डाउन करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना, यही पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। राइट RTI एक्ट कम इनटू फोर्स इन अक्टूबर 2005 was seen the significant development toward the freedom for information। तो एक तरह से माइल स्टोन था कि इसमें, तो हम इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, हमको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए समझे कि ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए क्या है, बहुत ही माइल स्टोन स्टेप था। ठीक, अब इसमें क्या, ऑर्डिनरी सिटीजन राइट टू रिक्वेस्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट बॉडी मेकिंग अथॉरिटी, यानी किसी से भी वो राइट मांग सकता है जो पब्लिक अथॉरिटी हो। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ओरिजिनेट ग्रास रूट इनिशिएट इन रूरल राजस्थान। राजस्थान से 1980 में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड विलेज इन देवडुंगरी स्मॉल विलेज इन राज समाद डिस्ट्रिक्ट लीड इफोर्ट टू एड्रेस द इशू सच फेयर वेज गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोकल एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड इंक्लूड द मस्टर्ड रोल इन ऑर्डर ऑफ इंश्योर द इक्विटेबल कंपनसेशन। तो यहाँ पर सोचिए कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन, जो ट्रांसपेरेंसी की बात है, सबसे सोचिए कि इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो अब ट्रांसपेरेंसी होगा तो उससे क्या होगा कि जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो
काम करने के लिए वो करप्शन नहीं करेंगे, ठीक है ना, उनको डर भी लगेगा। तो यहाँ पर कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च काउंसिल सर्क प्रिपेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट प्रोविजन फॉर आरटीआई इन 1993। तो पहला ड्राफ्ट जो है सर्क के द्वारा प्रपोज किया गया था, ठीक है ना, बाय द प्रेस काउंसिल प्रपोजल विच इंक्लूड द की प्रोविजन फॉर द की प्रोविजन दैट विल इवेंचुअली बिकम द कोर एक्ट ऑफ आरटीआई। इसी के कारण, इसी का समझे कि यही बेस था, इसी के बेस के क्या हुआ आरटीआई का बना फाउंडेशन था। 1997 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज वर्किंग ग्रुप लीड बाय द कंज्यूमर कंपेनिंग HD Shourie to draft the Freedom of Information Bill. फाइनल ड्राफ्ट आरटीआई वाज अप्रूव्ड पास विथ 150। सोचिए 150 अमेंडमेंट किया गया, रिप्लेस कर दिया गया क्या, राइट फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट विद द मोर कंप्रहेंसिव लॉ 2005 का बन गया राइट टू आरटीआई एक्ट हो गया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये सीज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड याद करके, चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू ड्रा चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। यानी यहाँ पर बोल रहा है कि 6 ईयर से जो बिलो के लड़के हैं, बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, तो उनके लिए एजुकेशन और केयर की बात की जा रही है, ठीक, एजुकेशन एंड केयर, ठीक। तो ये कौन सा आर्टिकल में, तो ये आर्टिकल आपका 45 में है, ठीक ना, 45। ये क्या DPSP है, DPSP ये कौन सा है, तो पार्ट 4, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 में DPSP है ये, ठीक। और 46 ये अभी DPSP है, लेकिन ये किसकी बात करता है, ओहो 46 इज करेक्ट ऑप्शन होगा, 46 नहीं 45 होगा। 46 किसके लिए होगा, ये चाइल्ड के लिए 45 है, ठीक ना, बी इज करेक्ट ऑप्शन। 46 किसके लिए, तो माइनॉरिटी, यानी ये भी एजुकेशन की व्यवस्था करता है, लेकिन किसके लिए, तो SC एंड ST के लिए, ठीक ना, ये याद रखिए। 40 ये थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। देखिए 45 जो है 6 साल के नीचे बच्चों के लिए है, ठीक ना, 6 साल के नीचे होंगे एज से तब उनके लिए है, ठीक। 46 जो है ये आपका बोलता है कि इसमें SC और ST के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करता है। और 21A राइट टू एजुकेशन बोला जाता है इसको, ठीक ना, और राइट टू एजुकेशन इसमें है, और किसके लिए है, तो 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की बात करता है। आर्टिकल जो 15 है, तो 15 ये बोलता है डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है 5 जगह पर, ठीक है ना, पाँच चीज़ में, किसमें, तो रेस, सेक्स, कास्ट, रिलीजन और क्या बता, प्लेस, बर्थ प्लेस, ठीक है ना, इस पर क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक। तो आपका यही है। तो थैंक यू फॉर द वाचिंग एंड लर्निंग टुडे करंट अफेयर विथ MCQ। तो अगली बार मिलेंगे तो हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पर डिस्कशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप लोग थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, मैं बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, करते रहिए।